हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। किस तरह से इनको कैलकुलेट किया जाता है वो आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। तो उनके मासेस कैलकुलेट करने से पहले हम उनकी डेफिनेशंस की बात कर लें। एटम्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एटम्स की। एटम्स क्या होते हैं? दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉल पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड एटम। डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। वो पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम एटम बोलते। बट एटम इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता। इतना छोटा पार्टिकल है, इतना एक्टिव पार्टिकल है कि ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which take part in the chemical reaction but does not exist independently। ठीक है ना? इसको हम कैसे लिखते हैं? जैसे HOCl, ये सब क्या है? एटम्स। तो एटम केमिकल रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करता है बट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कौन करता है? तो जब एटम्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, या तो सेम टाइप के एटम्स कंबाइन होते हैं या डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो एक स्टेबल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। उसे बोला जाता है मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं उसे? मॉलिक्यूल्स। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी इनको। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता बट मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बट मॉलिक्यूल इंटरनली पहले ब्रेक होगा एटम्स में, उसके बाद वो पार्टिसिपेट करेगा। दैट मीन्स मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करता, एटम्स पार्टिसिपेट करता। आइए अब हम बात करते हैं एटॉमिक मासेस की। एटॉमिक मास आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे किया जाए उससे पहले छोटी सी जनरल बात पर आए। एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, इतना छोटा कि जो नेक्ड आई से दिखाई भी नहीं देता। अब जो चीज दिखाई ही नहीं दे रही उसका आप मेजरमेंट कैसे करोगे? बहुत लॉन्ग टाइम पहले की बात करें तो हमारे पास ऐसे कोई एपरेटस भी नहीं थे जिससे हम एटम का मास फाइंड आउट कर सकें। एटम की तो बात छोड़िए, बहुत टाइम पहले की बात करें तो हमारे पास अदर आर्टिकल्स को मेजर करने के लिए भी कोई ऐसे एपरेटस नहीं थे। कोई फिजिकल बैलेंस या कोई वेइंग बॉक्स वगैरह ऐसा नहीं था जिससे कि हम मेजर कर पाए। तो उस टाइम मेजरमेंट कैसे किया जाता था? उस टाइम मेजरमेंट कैसे किया जाता है, हम सपोज कर लें मैंने एक ब्लॉक ले लिया, इस ब्लॉक का कुछ वेट मेजर कर लिया। सपोज assume that is the 1 kg। अब मुझे कोई अदर सब्सटेंस है जिसका वेट मेजर करना है। लाइक मेरे पास ये कि बिग बॉक्स है, इसका मुझे वेट लेना है। तो मैं क्या करूँगी? वेइंग बॉक्स के वेइंग जो आपका बैलेंस है उसके एक साइड पर ये बॉक्स रख दिया जाएगा और अदर साइड पर जो आपने 1 kg के ब्लॉक्स बनाए हुए हैं वो 1 kg के ब्लॉक्स उस पर रखे जाएंगे। अब कितने ब्लॉक आपने सेकंड साइड पर रखे जिससे दोनों साइड्स बैलेंस हो गए, उसको आप काउंट कर लीजिए, उतना ही इसका वेट होगा। जैसे यदि मेरे 4 ब्लॉक इस एक बिग बॉक्स के इक्वल है तो इस बिग बॉक्स का वेट कितना हो गया? 4 kg। इस तरह से कुछ एज्यूम करके मेजरमेंट किया जाने लगा। इसी की प्लेस पर यदि मुझे और किसी आर्टिकल का वेट लेना है तो भी मैं उसी तरह से ब्लॉक्स रखती जाऊंगी और जितने ब्लॉक उस पर रखे जाएंगे वो उसका वेट उन ब्लॉक्स के इक्वल होगा। दैट मीन्स यदि मैंने 4 ब्लॉक रखे तो मैंने क्या किया? 4 × 1, तो वो 4 kg का वेट हो गया। इसी तरह से जब हमने एटम्स के वेट निकालने की बात करी, एटम का मास निकालने की बात करी,
तो एटम के मास के लिए हमने जो एज्यूम किया वो एज्यूम किया था हमारा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 हमने इसलिए लिखा कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 12, 13 एंड 14। यहाँ हम कार्बन 12 वाला ले रहे हैं, आइसोटॉप 12। तो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये मैंने क्या, साइंटिस्ट ने इस चीज को एज्यूम कर लिया कि जो भी आपका एटम होगा वो इसके साथ कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वांटिटी हो गई। इसी के कंपेयर में हम किसी का भी मास निकालेंगे। जैसे अब मैंने कहा मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यदि मैंने कहा मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन तो कितना लिखेंगे? 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है ना। तो इस तरह जिसका भी आपको मास निकालना है 1 एटम का, जिसके भी 1 एटम का मास निकालना है, आपके पास ये वैल्यू तो सेम आ रही है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। जैसे हमने वहां 1 kg का ब्लॉक मान लिया था उतना। और ये जो आ रहा है उतने टाइम्स, यानी कि इतने टाइम्स इस मास का कर दिया जाए तो हमारे पास मास ऑफ दिस एटम्स निकल आए। अब बात क्या होती है, बार बार आप इतना बड़ा लिखोगे, बार बार इतना बड़ा लिखना, सब थोड़े से आलसी होते हैं तो हम सोचते हैं आजकल तो वैसे भी शॉर्टकट टाइम है, हर चीज शॉर्ट में लिखी जाती है, तो इसको भी कुछ शॉर्ट में लिख दिया जाए। तो इसको शॉर्ट में क्या माना गया? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इक्वल्स टू 1 AMU। इसको कितना मान लिया? AMU, या सिंपली आप इसको लिख दो AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसकी प्लेस पर जो आपने 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 लिख रहे हो, उसकी प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो? AMU। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से इस चीज को रख कर दो और इसकी प्लेस पर क्या लिख दिया? AMU, यानी कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 AMU। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना हो गया? 14 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये तो कब की बात थी? जब हमें 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास नहीं मालूम था। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास फाइंड आउट किया जा सका। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास निकाला गया। जब 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास 1 AMU की वैल्यू आ जाएगी। तो हम वही अब कैलकुलेट करते हैं। AMU की वैल्यू क्या होगी? कैलकुलेशन फॉर AMU ये आपने लिखा है, आपने क्या लिखा? AMU इक्वल्स टू, या 1 AMU कर दो, 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। मास स्पेक्ट्रोमीटर से 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास निकाला गया तो वो कितना आया? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 जब ये निकाला गया तो इसकी वैल्यू आई 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम।
कितना है, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास है 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दें तो 1 AMU इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। इसे सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करने पर आपके पास मिलेगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, जिसको आप या आप इसको ये भी लिख सकते हो 1/6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। तो ये आपके पास 1 AMU की वैल्यू आई है। आप ये वाली वैल्यू भी यूज कर सकते हो, ये वाली वैल्यू भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास 1 AMU की वैल्यू आ गई। अब 1 AMU की वैल्यू आ गई तो हम जो एटम्स है उनका मास ग्राम में निकाल सकते हैं। AMU की वैल्यू वहां पर पुट करके, तो हम वहाँ AMU की वैल्यू पुट कर दें तो हम वहां पर ग्राम में मास फाइंड आउट कर लेंगे। तो ग्राम में मास निकालते हैं, हमारे पास AMU की वैल्यू कितनी आ गई है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, या 1/6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। ये वैल्यू आप वहां पर पुट करके एटम का ग्राम में मास निकाल सकते हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, आपने कितना लिखा था 16 AMU, इसको कितना लिख सकते हैं 16 इंटू AMU की वैल्यू रखें, AMU की वैल्यू कितनी 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये आपका ग्राम में मास हो जाएगा। इसी तरह आप किसी का भी जब मास निकाल रहे हैं तो AMU की वैल्यू रख दें, आपके पास ग्राम में मास आ जाएगा। तो ये किसका होगा, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास है। किसका मास है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का। अब हम एक और टर्म यूज कर रहे हैं जिसको बोलते हैं मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास दैट मीन्स व्हाट, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास दैट मीन द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। यदि 1 मोल सब्सटेंस का मास निकाला जाए तो उसे मोलर मास बोलेंगे। तो यदि मैं निकालती हूं यहाँ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, दैट मीन्स क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, 1 एटम का मास कितना है मेरे पास, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना है 16 बाय, यदि इसको देखो तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम, ठीक है ना। वही यदि मैं मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम की बात करूं तो 16 तो ये साथ में कितना है 1 मोल, 1 मोल इक्वल्स टू कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय ये वाला 6.023 10 टू द पावर 23 ग्राम। ये हो गया कैंसिल, तो आपके पास कितना आया 16 ग्राम। अब जो मेन बात देखने वाली है वो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। यहाँ आप देख रहे हैं 16 AMU और यहाँ है आपके पास 16 ग्राम। डिफरेंस क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी वैल्यूज इस तरह से दे दी जाती है और क्या डिफरेंस। तो यहाँ आप जो बात करें 16 AMU, ये है मास ऑफ 1 एटम, ठीक है ना, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जबकि आप 16 ग्राम की बात कर रहे हो तो ये क्या है, इसका मोलर मास है, दैट मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 16 ग्राम आ रहा है। तो 6 AMU लिखा है, दैट मीन्स
मास किसका है, एटम का, और वही वैल्यू जब ग्राम में लिखी है तो मास किसका है, वो मोलर मास है, वो 1 मोल एटम्स का मास है। तो इस डिफरेंस को याद रखिए। 16 AMU 1 ऑक्सीजन एटम का मास है, वही 16 G लिखा तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास है, ठीक है ना। अब आप किसी भी एटम के लिए उसका मोलर मास या एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास, यानी मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, मॉलिक्यूल का मास बहुत ही सिंपल होता है। यदि उसके एटम के मासेस को सम कर दिया जाए, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, तो वो आपके पास मॉलिक्यूलर मास होता है। molecular mass, that is the sum of the atomic masses of all the elements present in that molecule। कुछ एग्जाम्पल की बात करें, सपोज H2O। H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मोलर मास 16, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 18 ग्राम इसका मोलर मास होगा मॉलिक्यूल का। इसी तरह से यदि आप बात करते हैं C6H12O6 ग्लूकोज, यानी 6 इंटू 12 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 16, आप इसको सॉल्व करें, ये आता है आपके पास 180 ग्राम। आप ले लें अमोनिया NH3 कितना हो गया 14 प्लस 3 दैट इज द 17 ग्राम। इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।